ये हमने किसानों की वर्तमान समस्या और उसकी निराकरण, उसके समाधान पे वार्ता की। वार्ताकार थे आदरणीय अमर हबीब जी, जो महाराष्ट्र से हैं और वो जुड़ने वाले हैं। उन्होंने परसों की वार्ता में बताया कि खेती किसानी मनुष्य के लिए अन्न उत्पादन के लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन इस महत्व के क्षेत्र में कुछ परेशानियाँ भी हैं। वो परेशानियाँ हैं किसानों की, जो अन्नदाता है उसकी, इस तरह कि कई तरह के कर्जे, कई तरह की दूसरे संकट, स्वास्थ्य और दूसरी अव्यवस्थाओं के चलते वो परेशान रहता है। लेकिन उनका एक भी कहना, ये भी कहना था कि जहाँ निरंतर जनसंख्या वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने से हमारी खेत की जो जोत है, लैंड होल्डिंग है, वो कम हो रही है। वहीं इस बात पर यह भी लिमिट है कि किसान अपने खेत को आगे नहीं बढ़ा सकता। क्यों आगे बढ़ा भी नहीं सकता? क्योंकि धरती की भी एक लिमिट है। लेकिन जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जिनका जो कि किसान नहीं है और वो अ, अपनी खेत को अब यानी अपनी ज़मीन को चाहे कितना बढ़ा दें, हज़ारों हज़ार एकड़, हेक्टेयर क्षेत्र में वो आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्यों ना किसान को ये सहूलियत हो कि वो भी अपनी खेत को आगे बढ़ाए। ऐसी कुछ बातें उन्होंने रखी हैं और वो आते हैं। अगर मेरी आवाज़ आदरणीय सदन तक पहुँच रही है और संभवतः वो जुड़ने वाले हैं। जी, तो आज के जो कि परसों के सत्र में आदरणीय सदस्य रहे हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न जी हैंड रेज़ हो रहे थे। जी, जी दीदी। दिनेश भैया, आप ने फोन किया था, हाँ, जुड़े हुए हैं ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, नहीं अभी, वो हाँ, वो जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। जी, जी दीदी जुड़ चुके हैं और पुनः आप सभी के माध्यम से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अमर हबीब जी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय हबीब जी, मैं परसों की वार्तालाप को ताज़ा कर रहा था और उसमें एक बात और जोड़नी थी कि अ, जबकि लगभग अ, 90 के दशक से या 90 के दशक से पहले से किसानों की विडंबनाओं के कारण, उनके जीवन में कई विडंबनाओं के कारण, एक बात आपने ये भी कही थी कि बहुत सारी आत्महत्याएँ किसानों के मध्य हुई हैं। 19 मार्च 1986 का वो वाक़या आपने बताया था, जब एक समृद्ध परिवार, भरा पूरा परिवार किस तरह से तंगी की गिरफ्त में आ गया था और उसने आत्महत्या कर दी थी। हालाँकि ये शब्द बड़ा कठिन है और अ, बड़ा चोट पहुँचाता है दिल को। लेकिन तब से ये सिलसिला आगे बढ़ा और लाखों किसान इस बीमारी के शिकार हुए हैं। वो 19 मार्च का ही दिन था जबकि आपने 1 दिन का उपवास अन्नदाता के नाम किया। इन्हीं बातों को लेकर के हम पुनः आपके पास आते हैं। कृपया आप संक्षिप्त में कुछ बातों को दोहराइएगा और परसों, क्योंकि कल एक छोटा-सा ब्रेक रहा, 1 दिन का ब्रेक और समय अभाव के कारण हम आपको नहीं सुन सके। तो बहुत सारे सदस्य अपने प्रश्न भी करना चाह रहे थे। लैंड होल्डिंग से लेकर के, किसान कानून से लेकर के और कैसे हम बिना हो हल्ला के इसको सुलह के रूप में और किसानों की भलाई के रूप में कदम बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकते हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं ताकि हमारी सरकारों को अ, सरलता के साथ वो कार्य कर सकें और हम अपना जो जीवन यापन, हम किसान अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकें। तो आपका परिचय हो चुका है और कुछ-कुछ बातें इस तरह की आगे बढ़ी हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के कृपया आप संक्षिप्त में रूपरेखा के साथ आगे बढ़िएगा और बहुत सारे किसान बंधु संभवतः आपसे प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न ये भी है कि असल में किसान कौन है? और जो घटती हुई जोत है, वो आने वाली समय में क्या रूप धारण करने वाली है? इसी तरह से आपको पुनः-पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। जी सर। सबको प्रणाम।
भाइयों और बहनों, कल हम लोगों ने मुख्य रूप से आत्महत्याओं का स्वरूप, उनके कारण और कारणों में हमने कुछ कानून हमारे देश के, उनका जिक्र किया था। उसमें एक सीलिंग और दूसरा आवश्यक वस्तु, इसको संक्षिप्त रूप में कहा था। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कठिन विषय की तरफ कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आज के निवेदन में मैं 2 बातें करने वाला था, लेकिन अभी मैं दिनेश भाई को जो सुना तो मुझे लगा कि तीसरा भी जोड़ देना चाहिए। पहला तो ये कि सिर्फ कानून नहीं तो संविधान संशोधन भी किसानों के विरोध में किस प्रकार से है, और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इसका सैद्धांतिक पहलू क्या है, वो रह गया था कल। और तीसरी बात जो आप जोड़ी मैंने, वो है कि हम लोग किसानों की स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं। इन 3 मुद्दों के ऊपर हम लोग आज बात कर सकते हैं। पहली तो जो मैं अब जिक्र किया कि संविधान, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में कि जिन्होंने संविधान की किताब तक देखी नहीं है। जिस कानून के तहत हमारा पूरा देश चल रहा है, वो किताब भी नहीं देखी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जिन्होंने देखी है, उन्होंने उसको कितनी गंभीरता से पढ़ा, समझा, ये भी बड़ा समस्या है। उसको अगर पढ़ लेते हैं तो हमको बहुत सारी बातों का खुलासा हो जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं भारत के संविधान का बहुत सम्मान करता हूं। वो इसलिए कि 1947 से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, हमारे देश में कई छोटे छोटे राज्य थे, और अंग्रेजों के जमाने में भी थे। लगभग 500 से ज्यादा, 650 छोटे छोटे राजे महाराजे रहा करते थे। उनके पास कोई संविधान नहीं था, कोई ऐसा कानून नहीं था कि जिससे सरकार चले। और 1947 में, 2 साल पहले से हमारे देश में संविधान बनना शुरू हुआ। 2-2.5 साल में वो बना, और हमने 26 जून 1950 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया। तो ये भारतवर्ष के लिए पहला ऐसा संविधान था कि जो लिखित स्वरूप से हमें उपलब्ध है। इसलिए मैं उसका बहुत मन से सम्मान करता हूँ। ये जो संविधान बनाया है, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, गांधी जी के साथ जिन्होंने काम किया था, ऐसे लोगों ने मिलकर ये संविधान बनाया। वो मूल संविधान, वो हमारे लिए आदर का विषय है। लेकिन हम इसमें कुछ संविधान संशोधन किए गए, उसमें कुछ बदलाव किए गए। उन बदलावों का परिणाम जो है, आज हमारे किसानों के ऊपर हमको दिखाई देता है। मैं जाते जाते ये बता दूं कि किसानों का प्रश्न या कोई भी प्रश्न आज के दौर में, ये केवल भावनाओं से नहीं हल होगा। उसके लिए विचार करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ खोजना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ही आप अपनी बात को सही ढंग से कह सकते हैं। लेकिन नेता बनने के लिए हमारे देश में इतने कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। भीड़ जुटाओ और नेता बन जाओ, ये तंत्र हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है। और भीड़ जुटाने के लिए तो कोई सा भी भावना का प्रश्न अपने हाथ में आ जाए कि मसला उनका हल हो जाता है। लेकिन किसानों का जो प्रश्न है, उसके लिए अध्ययन आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। तो क्या संशोधन हुए हमारे संविधान में जिनके कारण किसानों को बड़ा नुकसान सहना पड़ा? पहला जो संशोधन हुआ, वो 18 जून 1951 को हुआ।
क्या संशोधन था ये संशोधन था कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूची थी। अनुसूची या उसे परिशिष्ट कहते हैं। अनुसूची 8 थी। वो क्यों होती है? तो अब जैसा कि लिखा हुआ है कि हमारे देश में ये भाषाएं अधिकृत रूप से बोली जाती हैं। तो कौन सी भाषाएं हैं? तो उसकी सूची लास्ट में कहीं दी जाती है। वो एक हो गया। भारतवर्ष की चतुसीमा क्या है, इसके लिए एक अलग से सूची है। राज्य के और केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में बहुत लंबी सी लिस्ट बनाई हुई है, तो वो अलग सी सूची है। इस तरीके से 8 सूचियां हमारे मूल संविधान में थी। तो 18 जून 51 को 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उस समय संविधान में आर्टिकल 31A और 31B में परिवर्तन किया गया। अब ये कुछ शब्द जो हैं वो समझ लीजिए कि इसमें जो संविधान में जो कलम है, उसके अधिनियम है, तो उनको अधिनियम या कलम नहीं कहते, उसे अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल। तो आर्टिकल 31A और B में जो बदलाव हुए, उन बदलाव के कारण उसमें ये कहा गया कि अनुसूची 9 में जो कानून डाले जाएंगे उनके विरोध में आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट को मना कर दिया कि आप अनुच्छेद 9 को मत देखें, आप इसमें कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हालांकि 31A में ये लिखा हुआ है और 32 में कहा गया था कि कोर्ट में फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। जब ये अनुच्छेद पास हुआ तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि आज मेरे देश, ये संविधान का आत्मा है, अनुच्छेद 32, यानी हर नागरिक को उसके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बाद कोर्ट में जाने का अधिकार मिल गया था। लेकिन 31 में बदल करके ये कहा गया कि जो 9th शेड्यूल में सरकार कानून डाल देगी उसके विरोध में कोर्ट कुछ बोल नहीं सकता, हम लोग उसका नियम उसके अंदर उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। आज जब मैं ये 9th शेड्यूल को देखता हूं, आप भी जरूर देखिए, संविधान की पुस्तक में आखिरी हिस्से में सब ये अनुसूचियां दी हुई हैं। तो उसमें 9वीं अनुसूची में देखिए लिस्ट है, उसमें 284 कानून है, 284, और उसमें से 250 कानून जो हैं वो खेती और किसानी के संबंध में है। ये बाय चांस हो गया, गलती से हो गया, नजर की चूक हुई, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। 284 में से 250 कानून अगर किसानों के संबंध में रहते हैं तो आपका हेतु साफ हो जाता है कि आप वो जानबूझ के बनाया हुआ एक पिंजरा है। मैंने ये कहा कि कानून जो है वो है जहरीले सांप, और 9th शेड्यूल जो है वो उनका बिल है जहां वो सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, सीलिंग का कानून जब आया था तो कोर्ट में लोग गए थे और कोर्ट ने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये मूलभूत अधिकारों के विरोध में है, लिहाजा ये कानून रद्द। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन तुरंत उसको 9th शेड्यूल में डाला गया और पिछले लगभग 60-70 सालों से वो कानून बरकरार है। उसी तरीके से और भी कानूनों के बारे में है कि जो कानून कोर्ट के परिघ से, कोर्ट की कक्षा से उनको दूर रखा गया है। ये अजीब है। देखिए, ये कब किया? पहली बात ध्यान में रखिए कि ये केवल मूल संविधान स्वीकारने के 1.5 साल बाद, केवल 1.5 साल बाद पहला संशोधन हुआ है। दुनिया में कई संविधान आए, लेकिन इतनी जल्दी से उसमें बदलाव कहीं भी नहीं किया गया। अच्छा, ये संविधान चेंज किसने किया? तो ये वही संविधान सभा थी जो हमारी पार्लियामेंट थी पहली,
जो जिसको हंगामी या एडहॉक कुछ समय के लिए काम चलाऊ जो सरकार थी हमारी, वो वही हमारी संविधान सभा थी। उसी संविधान सभा ने 1.5 साल पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और 1.5 साल के बाद उसमें ऐसा संशोधन कर दिया कि जो पूरे संविधान को उल्टा कर देता है। ये उल्टा कर देता है, ये वाक्य मेरा नहीं है, ये बड़े संविधान के जानकार लोगों का है। उस समय उन्होंने उसके ऊपर टीका की थी। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये एक एडहॉक पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट के बाद 1952 में चुनाव होने वाले हैं। पहले चुनाव, नागरिकों के वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल होने वाला है। केवल 6 महीने या साल भर का अवधि है और उसके बाद आप कर सकते थे, लेकिन सरकार ने उसका इंतजार नहीं किया और वो संविधान संशोधन पहले इलेक्शन से पहले कर दिया गया। और इसके ऊपर का और भी एक आक्षेप है, वो ये है कि राज्यसभा में मंजूरी के बगैर संविधान संशोधन को ग्राह्य नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रोविजन है। लेकिन उस समय तो राज्यसभा भी बनी हुई नहीं थी। जब ये संशोधन किया गया उस समय राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी। इसके बारे में बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जिन्होंने शुरू में इसका समर्थन किया था, लेकिन बाद में जब राज्यसभा में उन्होंने भाषण किया तो उसमें उन्होंने एक बहुत गहरा मुद्दा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कानून केंद्र सरकार उसके बारे में उसको 9 शेड्यूल में कैसे डाल सकती, वो तो अधिक्षेप हो जाएगा राज्य के अधिकारों में। इस तरीके का मुद्दा बनाकर भी उन्होंने आक्षेप किया कि राज्य का कानून, सिविल कानून जो है वो राज्य का है और उसको 9 शेड्यूल में डालने का अधिकार है केंद्र सरकार को, संसद को। तो विधानसभा का कानून वो लोकसभा कैसा डाल सकती है, इस तरीके का भी मुद्दा बनाकर इस प्रोविजन को उन्होंने बहुत ही गंदी और अवांछनीय घटना दुरुस्ती, संविधान संशोधन कहा था। ये संशोधन आज, वो तो जमाना था, पता नहीं उसमें कितनी जरूरत थी या नहीं थी, होगी भी, मैं उसका भी कोई एतराज नहीं करता। लेकिन आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे तो ये लगता है कि अरे ये किसानों को रोकने के लिए, इनको सेकेंडरी सिटीजनशिप देने के लिए ये संशोधन किया गया और इसके कारण वो जहरीले सांप जिंदा बचे जो हमारे किसानों को डस रहे थे। तो ये पहला संशोधन हुआ और इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। 9 शेड्यूल, इसके बारे में कई टीका टिप्पणियां होती आई हैं इंटरनेट पे, काफी मटेरियल। 9 शेड्यूल आप डालेंगे तो आपको दिखाई देगा। यानी विद्यमान चीफ जस्टिस जो हैं वो चंद्रचूड़ जी, वो उन्होंने भी उसके बारे में टीका टिप्पणी की थी, यानी पब्लिक मीटिंग में, भाषण में। हम लोगों में से हमारा एक मित्र, किसान पुत्र मकरंद नाम का एक मित्र है मेरा, वो मित्र पहले 2018 में सबसे पहली बार इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में ये बात हमारी चर्चा हुई। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर ऐसा है कि शुरू में जो सुनावनी होती है तो वो जस्टिसों का एक बेंच जो है उसको देखता है और उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है ये तय करता है। तो दो न्यायमूर्तियों ने हमारे साथ चर्चा की, उसके ऊपर अच्छे से विचार किया। लेकिन जब शरद बोबड़े साहब आए तो उनके जमाने में वो याचिका हमारी वापस कर दी गई। हमसे कहा गया कि आप सरकार के पास जाइए। हमने कहा सरकार तो ये बात नहीं मान रही है, इसलिए हम कोर्ट में आए हैं। लेकिन नहीं माना गया। उन्होंने सरकार को पास जाने का पत्र हमको दिया और वो हमारी याचिका खारिज हो गई। यानी मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके बारे में, 9 शेड्यूल के बारे में प्रयास भी हुआ है लेकिन वो नाकाम रहा है। अब दूसरा जो मुद्दा है, दूसरी जो संविधान संशोधन है वो बड़ी अजीब है। देखिए 1945 में दूसरा महायुद्ध हुआ, ब्रिटेन उसमें शामिल था। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था।
तो ब्रिटिश राज ने एक अध्यादेश निकाला, ऑर्डिनेंस। अब इसमें शब्दों को भी समझ लीजिए कि ऑर्डिनेंस और कानून में थोड़ा सा अंतर है। ऑर्डिनेंस कुछ काल के लिए होता है, वो भी कानूनी होता है, लेकिन उसकी काल निश्चिति होती है। 1 साल के लिए वो ऐसा कानून बन सकता है, और उसके लिए वो आदेश ही काफी हो जाता है, उसको मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बाद में उसको संसद में मंजूरी ली जा सकती है। हमारे भारत में आज लोकशाही में भी ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से वो सभागृह में रखे जाते हैं और उसको मंजूरी ली जाती है। तो ये ऑर्डिनेंस निकला था 1946 में, 1 साल के लिए, और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया 47 में। होना ये चाहिए था कि वो स्क्रैप कर देना चाहिए था वो ऑर्डिनेंस, कि भाई ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, हम कोई दूसरे महायुद्ध में हमारा देश तो कोई शामिल हुआ नहीं था, ब्रिटिश सरकार थी, उनकी वो जरूरत थी, ओके वो खत्म हो गया, तो हमको ये कानून की जरूरत नहीं है, ऐसा मानकर रोक देना चाहिए था। उस समय के अन्न मंत्री रफी अहमद किदवाई, उन्होंने जाके नेहरू जी से इस विषय पे बात की और कहा कि भाई अब ये रद्द कर देंगे हम लोग। तो नेहरू जी ने उनको खामोश कर दिया और कहा कि नहीं, रहने दो। रफी अहमद किदवाई के मरने से कुछ दिन पहले एक संविधान संशोधन किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय रशिया की क्रांति का बोलबाला था। लेनिन बड़े नायक माने जाते थे दुनिया भर में, और उनका सिर्फ महात्मा गांधी छोड़े तो बाकी के सभी के ऊपर कम ज्यादा प्रभाव रहा। ये लोग चाहते थे कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन राजा जी राजगोपालाचारी, इनकी जो पार्टी थी, उस पार्टी ने उसका विरोध किया और जमीन का राष्ट्रीयकरण रुक गया। इसका बड़ा शल्य बहुत सारे लोगों को था, तो वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से जमीनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, खेती के ऊपर नियंत्रण केंद्र सरकार का बनाया जाए। तो उन्होंने सीलिंग के कानून से प्रयास किया। आवश्यक वस्तु कानून का मतलब यह है कि खेती माल के ऊपर का नियंत्रण, खेती माल के बाजार में हस्तक्षेप करने का अधिकार। तो ये अधिकार जो है वो बनाना ये उनके जहन में था। इसलिए उन्होंने परिशिष्ट 7 में, जहां पर राज्य सरकार के अधिकार, केंद्र सरकार के अधिकार और दोनों को मिला के अधिकार, इसकी सूचियां दी गई हैं। तो उसमें से 33 क्रमांक का जो 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 सूची केंद्र और राज्य सरकार के मिला के अधिकारों की सूची है, उसमें का 33वां आइटम जो है वो पूरी तरीके से निकाल दिया गया और उसके जगह पर कुछ खेती माल का जिक्र किया गया। ये संविधान संशोधन होते ही सरकार ने जो आवश्यक वस्तु कानून है, वो कानून को, ऑर्डिनेंस है, उस ऑर्डिनेंस को कानून का रूपांतर किया। ये कब हुआ? जब रफी अहमद किदवाई मर गए और मरने के 3 महीने के बाद ही जो वो आया, सेशन आया लोकसभा का, उसमें वो कानून पास किया गया 1955 में। 18 जून 51 एक तारीख ध्यान रखिए कि जहां पर पहली संविधान दुरुस्ती की गई, और दूसरी नहीं है ये, इसके बीच कुछ हुए हैं, लेकिन बड़ी घटना दुरुस्ती जो हुई वो ये है कि सामयिक सूची में का 33 क्रमांक का आइटम पूरी तरीके से खत्म करके उसमें खेती माल को जोड़ा गया, और उसके तत्काल बाद आवश्यक वस्तु कानून लागू किया गया। जो ऑर्डिनेंस के रूप में 4-5 साल रहा, उसको रूपांतरित कर दिया गया कानून में। और ये कानून 1976 में 1976 में ये कानून इस 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। ये दूसरा संविधान संशोधन था जिसका बड़ा प्रभाव, बड़ा नुकसान किसानों को सहना पड़ा। तीसरा जो है वो ज्यादा गंभीर है
देश के लिए, ये केवल किसानों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये घातक है, वो किया गया आर्टिकल 13, यानी अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 है मूलभूत अधिकारों का संरक्षण कवच। वो कवर है। संविधान लिखने वाले, जो मूल संविधान लिखने वाले, उन लोगों ने ये आर्टिकल 13 जानबूझ के डाला था। देखिए आप, संविधान क्या है? संविधान ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार ने जनता से किया हुआ होता है। सरकार कैसी चलेगी हमारे देश की, सरकार क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, इसके नियम, इसका मतलब संविधान है। देखिए, ये सरकार ने क्यों लिख के देना चाहिए लोगों को? उसकी वजह यह है कि जनता निशस्त्र है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन सरकार के पास हथियार है, सरकार के पास पैसा है, सरकार ये बड़ी शक्ति है। तो बड़ी शक्ति को नियंत्रित करने का काम ये संविधान करता है, करना चाहिए। दुनिया भर में ये कंसेप्ट है कि संविधान ये सरकार ने जनता से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, करार है। तो ये कानून, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सरकार ये शब्द देती है कि हम तुम्हारे मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। सरकार काम करेगी मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए। इसके अलावा इसमें राज्यों के साथ कैसे काम करेगी, नागरिकों के साथ कैसे करेगी, और कई सारे फैक्टर आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मूलभूत अधिकारों का संरक्षण। तो आर्टिकल 13 में आप जरूर पढ़िए, वो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि सरकार जो है, वो सरकार का माने वो जो भी संस्था जो निर्णय कर सकती है, वो पंचायत होगी, वो विधानसभा होगी, लोकसभा होगी, कोई महामंडल होंगे, जहां से भी नियम बन सकते हैं, उन लोगों से कहा संविधान ने कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मूलभूत अधिकारों को का संकोच करता है, हनन करता है। और अगर ऐसा कानून बना तो उसमें का वो हिस्सा जिसमें मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है, वो शून्यवत हो जाएगा। ये शून्यवत शब्द संविधान से लिया हुआ है, तो वो नल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान उसमेमें संशोधन किया। 1.5 लाइन का संशोधन है, आप पढ़िए जाके। 1.5 लाइन के संशोधन में क्या कहा गया कि 368, आर्टिकल 368 के तहत जो बदलाव किए जाएंगे उसको, उन पर यह बंधन लागू नहीं होगा। अब 368 क्या है? 368 है संविधान संशोधन करने का अधिकार और पद्धति, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो, इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन करके आप हमारे मूलभूत अधिकार छीन ले सकते हैं। और केवल इमरजेंसी में नहीं, नॉर्मल परिस्थिति में भी वो 368 का जो प्रोविजन किया गया आर्टिकल 13 में, वो बहुत खतरनाक है। हमारा मूलभूत अधिकारों का जो संरक्षण कवच मूल संविधानकर्ताओं ने दिया था, वो कवच हटा दिया गया है। और इसका परिणाम जो है, इसका परिणाम खेती और किसानी पे बहुत बड़े प्रमाण पे हुआ है। अब सारी असुरक्षितता हो गई है। और न ही केवल किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ, ये बात सही है, लेकिन देश के सभी नागरिकों के लिए यह संकट सूचक है कि जिस देश में आपके मूल अधिकारों का गारंटी नहीं होती, उस देश में दूसरी गारंटियों का क्या मतलब है? हमको तो मूलभूत अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। अच्छा, मूलभूत अधिकार क्या हैं? ये संविधान ने पूरी लिस्ट दी हुई है, जीने के अधिकार से लेकर व्यवसाय के अधिकार तक, और कई चीजें हैं उसमें। इनको सब में मूलभूत अधिकार जो हमारे हैं, वो मूलभूत अधिकारों के बारे में एक कंसेप्ट और क्लियर कर लीजिए आप।
ये मूलभूत अधिकार जिनको कहा जाता है वो मूलतः स्वतंत्रता के अधिकार हैं। एक नागरिक का जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है, रोजगार करने का अधिकार है, संचार करने का अधिकार है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये मूलभूत अधिकार जो हैं ये किसी ने हमें दिए हुए नहीं हैं, ये अधिकार जन्मजात होते हैं। पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि फंडामेंटल राइट्स या स्वतंत्रता के अधिकार जैसे ही मनुष्य के रूप में हम जन्म लेते हैं तब हमको तत्काल लागू हो जाते हैं। वो अधिकार जो है और मरने के बाद तक रहते हैं। मरने के बाद भी हमारे बॉडी की उसका यानी उसको अपमानित नहीं किया जा सकता। तो जन्म से ही ये अधिकार हमको निसर्ग देता है, भगवान देता है, ईश्वर देता है, अल्लाह देता है, जो भी आप मानिए, वो हमारे बाय बर्थ राइट्स हैं। और ये बाय बर्थ राइट्स छीन लेने का अधिकार किसी भी व्यवस्था को नहीं है। इसके बावजूद जो हमको दिया गया था वो छीन लिया गया, ये हमको दिखाई देता है। तो ये 3 संविधान संशोधन जो है वो मुझे बड़े महत्वपूर्ण लगते हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट मेरे पास बचे हैं और ये 5 मिनट में मैं थोड़ी सी सैद्धांतिक चर्चा कर सकता हूं आपसे। तो उसमें यह है, देखिए, मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूं कि ये जो दुनिया का गोल है वो किन हाथों के ऊपर तोला गया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो चल रही है वो किन लोगों के अभाव के कारण रुक जाएगी। देखिए कि कोई सारे खुदा ना खास्ता कि दुनिया के सारे डॉक्टर अगर मर गए, सब नहीं मरना चाहिए, अगर मर गए तब भी दिक्कत होगी भाई, लेकिन दुनिया रुकने वाली नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पैदा होने से पहले भी दुनिया चल रही थी। वकील गए, नेता गए तो आनंद होगा, लेकिन उससे कुछ रुकावट नहीं होगी। लेकिन 2 ऐसे घटक हैं जो अगर दुनिया में से नष्ट हो जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी। उसमें से पहला है किसान। कल जैसा दिनेश भाई कह रहे थे कि अरे हमको खाने के लिए तो अन्न लगेगा। आप इंडस्ट्री में काम कीजिए, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी रहिए, लेकिन आपको खाने के लिए तो लगेगा ही है ना। और वो आएगा अन्नदान से, वो अन्न से, और वो अन्न बनाने वाला है किसान। तो किसान एक फैक्टर है। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है कि अन्न मूलाधार। मार्क्स ने जो गड़बड़ की ना, मार्क्स की गड़बड़ जो है वो यहाँ है कि वो जो है ना, कच्चे माल की कीमत, CVS नाम का उनका एक सिद्धांत है, तो उसमें कच्चा माल यानी जैसा कपास होगा या गन्ना होगा, इसकी कीमत तो वो पकड़ लेता है, लेकिन ये पैदा करने के लिए किसान जो कीमत चुकाता है उसको उसमें नहीं पकड़ा गया। जो कारखाने के एरिया में आने के बाद उसकी जो कीमत चुकानी पड़ी, बस उतने का ही देखा जाता, लेकिन खेत में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है उसको नहीं देखा जाता। ये प्रॉब्लम मार्क्स का रहा। तो लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी भी व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में आप काम कीजिएगा, आपको अन्न तो लगेगा ही। और किसान अगर दुनिया के सारे मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो दुनिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, आपको खेती करना पड़ेगा, आपको जाके फल तोड़ना पड़ेगा, आपको शिकार करना पड़ेगा, जीने के लिए आपको किसान बनना पड़ेगा, तभी आपका सर्वाइवल हो सकता है। ये एक बात। और दूसरा जो घटक है वो है नारी, औरतें। औरतों का औरतें जो है वो अगर दुनिया भर की सब नष्ट हो जाती हैं तो नया जन्म होने की संभावना खत्म हो जाती है, और फिर रफ्ते रफ्ते धीरे धीरे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। दुनिया का गोल 2 हाथों पर टिका हुआ है। उसे एक हाथ किसान का है और दूसरा हाथ नारी का है। किसान और नारी, देखिए ये जो है ना 2 घटक, इनमें क्या साम्य है? वो साम्य है, ये दोनों भी सर्जक हैं।
सर्जक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जक का अर्थ ऐसा होता कि ये घटक ऐसे चीज का को जन्म देते हैं जो चीज अपने आप से नया जन्म दे सकती है। किसान बीज बोता है, उसमें से फसल आती है, फिर वो बीज तैयार होता है, फिर बोता है, वो चलता रहता है। ये सर्जन की प्रक्रिया है। इसलिए ये किसानों की तुलना या किसानों का विचार शिक्षकों की संगठना, डॉक्टरों की संगठना जैसा नहीं किया जा सकता। ये सर्जन की प्रोसेस में ये इनका अलग से विचार करना पड़ेगा। नारी अपत्य जनन करती है और वो अपत्य फिर से जनन की प्रक्रिया में कारक बन जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये दोनों में साम्य है, क्योंकि ये दोनों सर्जक हैं। आज क्या दिखाई देता है? आज ये दिखाई देता है कि सर्जक सबसे ज्यादा संकट में है, नारी हो या किसान हो। भ्रूण हत्या, आप ये शब्द सुना होगा, जिसमें गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है। कहां हो रहा है? नारियों के साथ। आज के दौर में, जिस दौर में किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो एक तरफ किसानों की आत्महत्या है और दूसरी तरफ नारी के भ्रूण में हत्याएं, बच्चों को मार दिया जा रहा है, खासतौर से लड़कियों को मार दिया जा रहा है। तो ये दोनों भी संकट जो है एक साथ सर्जकों पे है। ये सर्जकों का संकट बहुत पहले से बना रहा है। हमारे यहाँ पर क्या है, आप सब पूरे देश में धर्मवाद और जातिवाद हो रहा है। तो लेकिन सौभाग्य मेरा ऐसा है कि हर जाति और हर धर्म के लोग मेरे मित्र हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे जाति या धर्म में सबसे कठिन स्थिति में कौन है? सोचते हैं और फिर बताते हैं कि किसान और औरत। मैंने कहा कि तुम्हारी जाति में हिंदुओं से पूछा, मुसलमानों से पूछा, मराठों से पूछा, दलितों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, शूद्रों से पूछा, सबसे पूछा मैंने, और सब कम्युनिटीज में एक ही जवाब है कि वहां पर जो है सबसे ज्यादा संकट में, सबसे ज्यादा बुरी हालत में, ज्यादा श्रम करते हैं किसान और औरतें। तो ये लसावी है। हमारे पास देखिए, जो सैद्धांतिक पक्ष में आपको बता रहा हूं वो ये है कि विचार करने की दो प्रकार हमारे देश में प्रचलित हैं। एक है मार्क्स का वर्गवाद। वर्गवाद में क्या कहता है? मालिक और मजदूर, इनके बीच संघर्ष है। उत्पादन साधन के जो मालिक हैं वो मजदूरों का शोषण करते हैं। लेकिन दिखाई ये देता है कि मजदूरों के घर में औरत होती है और उसकी भी हालत खराब रहती है। देखा ये जाता है कि मजदूर को जो है कम सस्ते में खेती माल मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। हालांकि वो किसान का बेटा है, फिर भी जब इंडस्ट्री में जाता है तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ये बन जाता है कि अपने को सस्ते से सस्ता खेती माल मिले। उसको लगता है कि अगर सस्ता माल मिलेगा तो कारखाने में कुछ बचत तैयार होगी और वो बचत का लाभ अपने को मिलेगा, अपनी वेतन बढ़ेगी। तो ये वर्ग संघर्ष में भी जो है ये फॉल्स है, इसमें थोड़े प्रॉब्लम है। और दूसरा जो है ये जात वाला मामला, धर्म वाला, इसको मैंने शब्द दिया वर्णवाद। ये वर्णवाद जो है, आप किसी भी जाति में, मैंने जैसा अभी बताया, किसी जाति या धर्म में जाके देखिए, वो जाति धर्म की बात तो करेंगे लेकिन उनके समाज में के जो किसान हैं या स्त्रियां हैं, इनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो वर्गवादी विचार पद्धति और वर्णवादी विचार पद्धति, ये सबसे गलत चीजें हमारे देश में प्रचलित हो गई। आप देखिए, राजनीति में पूरी तरीके से जात धर्म की बातें आती है। इसमें सामाजिक मूवमेंट करने वाले लोग भी जात और धर्म। अच्छा, वर्णवाद जो है ना, केवल जात समर्थकों का नहीं, जात विरोधों का भी वर्णवाद होता है। उनका भी एक अलग से जातिवाद होता है, वो भी गलत चीज है। इसका सोल्यूशन ये है कि सर्जक विरुद्ध भक्षक, ये सदियों से चला आ रहा है कि जहां पर
तुलसी रामायण आप सब लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। उसमें श्री राम जब लंका की तरफ जाने को निकलते हैं तो वो समुद्र से कहते हैं कि तुम हट जाओ। तो उस समय समुद्र जो है श्री राम से कहता है कि ना, मैं नहीं हट सकता, मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ सकता। तो ये राम जी झुल्ला जाते, कैसा नहीं करोगे। तो उस समय तुलसीदास जी ने जो उस दोहे में कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। अब ये ताड़न में मतलब मारपीट करना ऐसा अर्थ नहीं है, उसको मजबूर करना ऐसा अर्थ है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये जो घटक है ना, ये सारे के सारे सर्जक हैं। जो सर्जक होता है ना, वो अपना धर्म, इसमें का धर्म जो है वो आज का धर्म नहीं है, ये धर्म है धारणा से संबंधित, उसके गुण धर्मों से संबंधित, उसकी नैसर्गिक दायित्व के संदर्भ से है। वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है, सर्जक। इसलिए ये सर्जक को जो है अगर आपको हटाना है तो उसको आप मजबूर कीजिए, उसको कंपलसरी कीजिए उसके ऊपर, तभी वो मजबूरी में हट सकता है, लेकिन स्वेच्छा से वो नहीं हट सकता। ये मैं संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि किसान और नारी ये आज दिखने वाले सबसे बड़े सर्जक हैं, लेकिन इससे इतने ही सर्जक हैं ऐसे नहीं। तो इसके अलावा कलाकार हैं, साइंटिस्ट हैं, इनकी खेती जो है दिमाग में होती है, मन में होती है, वो भी सर्जक हैं। आपने देखा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो किसी भी देश में देखिए आप, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सर्जना है, वहां नवनिर्मिति है, और वो नवनिर्मिति के ऊपर कब्जा करना ये सत्ता का स्वभाव है। सत्ता ऑब्स्ट्रक्शन है, सत्ता रुकावट है। एक मेरे ख्याल से मेरा समय समाप्त हो गया है, क्षमा कीजिए। मैं फिर कभी आऊंगा तो आपसे पूरी बात करूंगा, लेकिन ये मुद्दों के बारे में आप जरा गंभीरता से सुनिए, सोचिए, ताकि किसानों की मुक्ति के दृष्टि में, किसानों की मुक्ति का अर्थ किसानों का भला नहीं है। किसानों के मुक्ति का अर्थ है देश को आगे बढ़ाना। किसान जो है ना, रेलवे का इंजन है, वो उसको डब्बा समझ कर मत कीजिए आप, क्योंकि एक डब्बा है और उसको सजाना है, ये नहीं है। वो रेलवे का इंजन है, वो ताकतवर रहेगा, वो चलता रहेगा, उसमें बिगाड़ नहीं होगा, तो ही हमारे देश की गाड़ी आगे चलने वाली है। इसलिए किसानों के मसले को आप रेलवे के डब्बों की तरह से ट्रीट मत कीजिए, उसको इंजन की तरह से ट्रीट कीजिए, तो उसकी गंभीरता आपके समझ में आएगी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर। ओम जी जी, धन्यवाद सर। आप आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। और आपने संविधान संशोधन की बातें बताई, और जब कोई अंकुर फूट रहा था तभी से उसे कतरन किया गया, ये बात भी सामने आई। और इसकी केयर करना, इसकी देखभाल करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, ये बात भी सामने आई है। हालांकि आपने तुलसीदास जी के दोहे का उदाहरण भी दिया है, और मुझे लगता है कि तुलसीदास जी जैसे व्यक्तित्व, उन्होंने इन जो अपने दोहे में कहा है, वो इन सभी वर्गों को जो उसमें सम्मिलित किए गए, उनकी केयर करने की बात की गई होगी। और आज भी उसकी प्रासंगिकता है कि इनका हम केयर करेंगे। ये सर्जक करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, और जन्म देने वाले हैं, और केयर करने वाले हैं। इनका केयर किया जाना है। हालांकि अलग अलग स्वार्थों के कारण, अलग अलग राजनीतिक वादों के कारण लोगों ने अपने अपने अर्थ गढ़े और उसको आगे बढ़ाया। वो उस विवाद में हम नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि समूची जो आपकी वार्ता रही है, उस वार्ता के साथ में आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचना चाहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी दें। तत्पश्चात बहुत सारे हैंड रेज भी हो रहे हैं, तो मैं आदरणीय रंजना जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय पवन कुमार सर के बाद आप वार्ता को आगे बढ़ाइएगा।
जी जी दिनेश, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका। और आज के हमारे मुख्य वक्ता अमर हबीब जी का अभिनंदन, क्योंकि आज उन्होंने जो संविधान के पाठ से संबंधित जो इतिहास का पृष्ठभूमि है, जिसके बारे में मैं कहूँगा 99% लोगों को नहीं मालूम है, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि ये संविधान की जो किताब है उसको तो हाथ में भी नहीं लिया है, पढ़ने की बात तो दूर है। तो ये सब चीजें हैं। और जो ये फाउंडेशन था, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, सरकार ने हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें बदलाव अनायास हो गए। और बदलाव होने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें जो ओरिजिनल बात थी कि हम ऐसा ऐसा किया जाएगा, तो जब वो चीजों की भावना का में कुछ अंतर आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हो जाता है एक तरफा, तो इस चीज पर भी शायद हमें शायद और विचार विमर्श करना चाहिए कि सरकार का और नागरिकों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, और समय समय पर इसमें जो संशोधन होना चाहिए उसमें उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। और भारत एक विविधताओं का देश है और बहुत सारे इसमें फैक्टर बीच में आ जाते हैं, जाति, धर्म इत्यादि के फैक्टर, रीजनलिज्म के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इस वजह से शायद उसको करना इतना आसान भी नहीं है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें और पब्लिक से कहें कि वो सरकार के साथ करें। इसलिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों के रूप में जो भेजा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ऐसा भी हमें लगता है। और इस वजह से कई सारी चीजें अब राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अभी ऐसी चर्चा हो रही थी कि अब संविधान बदल देंगे, अब जो सरकार फिर से तीसरी बार आएगी वो संविधान बदल देगी। जबकि संविधान में तो संशोधन अनेकों बार हो चुका है, किसानों के लिए नहीं, अन्य विषयों पर भी अनेकों बार हुआ है, और कई बार तो एक तरफा ही हुआ है। विशेषकर से जब इमरजेंसी वाला जो काल था, उसमें तो एक तरफा था, उसमें तो कुछ किसी का क्या मौका भी नहीं था कुछ बोलने का। बाकी टाइम तो शायद कुछ बोला होगा, कुछ आपस में चर्चा हुई होगी, लेकिन इमरजेंसी में तो कोई बोलने का भी मौका नहीं था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की ये संविधान के जो नवा अनुच्छेद है, नवा अनुच्छेद पर शायद हम और बातचीत करें, और उन विषयों को जो 250 विषय जो हैं, अगर उसको भी अगर हम सतही रूप से भी अगर देखते हैं तो शायद कुछ जानकारी सदन को मिल सकती है, और ये सदन को के सदस्यों को इस विषय पर और ज्यादा एक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसके आधार पर हम आगे कुछ काम अच्छा कर सकें और कुछ अपनी सोच के साथ, सामूहिक सोच के साथ इसको, इस सोच को एक सामूहिक सोच के साथ, ये जो हमारी सोच विकसित हुई है उसको अपने जो समाज है और जो और लोग हैं उनके साथ इस पर चर्चा की जा सकती है। केवल यहीं तक ही इसकी जो हमारी चर्चाएं हैं यहीं तक ही सीमित नहीं रहते, इस पर शायद हमें और ज्यादा एक तो पहले समझना पड़ेगा, समझने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, और उसके साथ उसकी जो निष्कर्ष है उसके आधार पर ये जो कुछ विषय मैंने सुझाव दिए हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो बदलाव है, और बदलाव के साथ जो समय समय पर आवश्यक बदलाव है उसको भी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। अब जो बदलाव हो गए हैं उसमें तो हम ढोल नहीं पीट सकते हैं कि अब ये वापस करें और ऐसा करें, लेकिन उस चीज की प्रक्रिया के आधार पर जिससे एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते सबको कम से कम एक कॉमन ग्राउंड मिले। इस देश में हमारी समानता की जो बात है वो कॉमन है, वो सबको सामूहिक रूप से सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कुछ चीजें बराबर होनी चाहिए, कुछ चीज में भिन्नताएं अगर होती हैं तो उसका भी एक तरीका निकलना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और जिसमें भी काफी विचार विमर्श करने के बाद ही उसको लागू किया जाए। वो एक तो समानता का जो अधिकार है, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमें कम से कम, सरकार करेगी नहीं करेगी वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम एक विचार के रूप में हम सबको इसके ऊपर पुनः चर्चा करनी चाहिए। ऐसा मेरा एक सुझाव है भविष्य की हमारे आपके साथ, और आप इसी प्रकार से इस मंच पर आते रहें, और ये जो कुछ बातें जो कि मुझे भी नहीं मालूम थी उसके बारे में आज आपने हमें बताया, और उसका मनन हमें करेंगे। मैं इसको इंटरनेट से शेड्यूल 9 को देखने का प्रयास करूंगा, उसको समझने का प्रयास करूंगा, और फिर अगली बार जब आपके साथ वार्ता होगी तो उस पर और गंभीरता से और गहनता से हम लोग बातचीत करें।
तो ऐसा करते हुए हम शायद अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो आपने कहा कि हमारा सृजन करने की जो हमारी सामूहिक ताकत है, इस योगाहार मंच के माध्यम से भी हम सब लोग सामूहिक रूप से कुछ नया सृजन, कुछ नई बात करने की प्रयास करें। और इस सृजनात्मकता को आपकी भी जो आपने बात कही है, सृजन करने की जो हमारी शक्ति है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और इस सृजन करने की शक्ति के जो दो कारक आपने बताए हैं, जो महिला है और जो किसान है, उनके हितों का ध्यान कैसा रखा जाए, इस पर भी मुझे लगता है कि हम आने वाले समय पर और बातचीत करें और अपनी जो है उसको हम स्वयं से लागू करने का प्रयास करें। वो सरकार के पास नहीं जाएं, पहले अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने आसपास जो हमारे क्षेत्र में आता है, हमारे प्रभाव क्षेत्र में आता है, कम से कम वहां तो उस चीज को आगे करने का प्रयास करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि हमें विचार करना चाहिए। तो आज की आपकी जो बहुत ही अच्छा आपने हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये हमारा संवाद जारी रहेगा और हम एक नया कुछ सृजन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। ओम नमस्कार। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब से निवेदन करती हूँ। जी सादर आमंत्रित है अशोक पटेल। जी मेरा ये प्रश्न था कि 1951 में और 1954 में कौन कौन से संशोधन हुए, उस संशोधन से कृषि को क्या नुकसान हुआ, वो थोड़ा आप बताने की कृपा। किस प्रकार इन्होंने किसानी को नुकसान करने के लिए कौन कौन से संशोधन दिए, उनको जरा शॉर्ट में आप बता दीजिए, जितने भी संशोधन हुए। हाँ, काफी संशोधन है। अभी जिसका भाई साहब ने जिक्र किया, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने किए हुए संशोधन है, उससे पहले भी है, लेकिन ये तीन जो मैं अभी बताया ना, ये मेजर है। इससे पूरे सिस्टम के ऊपर असर पड़ा है। जैसा कि 1951 में जो पहला संशोधन हुआ, वो संशोधन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही चैलेंज कर दिया कि आपके विरोध में कानून रहेगा, लेकिन आप उस कानून के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। हमारे संविधान का पूरा, हमारे देश का पूरा बैलेंस जो है, न्यायपालिका, संसद और प्रशासन, ये तीनों का कृषि से बैलेंस। संबंधित, कृषि की पूछ रहा हूँ। वो तो ये फंडामेंटल राइट और जो किया वो तो अलग है, कृषि में क्या क्या नुकसान किया, कृषि से संबंधित बताइए। कृषि का संबंध मूलभूत अधिकारों से है। जैसा कि मालमत्ता का अधिकार है, अगर मालमत्ता का ही अधिकार नहीं है तो कृषि कहाँ करेंगे आप? देखिए, ये सब चीजें हैं ना, यही प्रॉब्लम है कि कुछ लोग जो हैं फायदे की कंसेप्ट से सोचते हैं और कुछ लोग स्वतंत्रता की हिसाब से सोचते हैं। मैं स्वतंत्रता की तरफ से सोचने वाला आदमी हूं। मैं फायदे में नहीं देखूंगा, फायदा अपने आप हो जाएगा। गांधी जी ने कहा, आप हमारे छाती पे से उठिए, हम हमारे देश का देख लेंगे क्या करना है। तो किसान के बारे में भी किसी ने हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो हमारे पास सामने रोड़े खड़ा किए हैं, उतने हटा दीजिए। तो ये एक सबसे बड़ा रोड़ा है कि जहां पर सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो किसानों के विरोध में है। टेनेंट एक्ट किसानों के विरोध में है, सीलिंग एक्ट किसानों के विरोध में है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विरोध में है। ऐसे कई कानून हैं कि जो किसानों के विरोध में है। उन कानूनों को बरकरार रखा आपने, न्यायालयों को उससे दूर रखा, इस कारण किसानों की आज की हालत बन गई है। तो किसानों की हालत बनने, आज बुरी हालत बनने का कारण जो है, वो ये रोड़े हैं जो संविधान दुरुस्ती करके किए गए हैं। मैं आपको बता दूं जाते जाते कि अमेरिका का पहला संविधान संशोधन उनका संविधान स्वीकारने के बाद 70 साल के बाद हुआ। 70 साल के बाद अमेरिका का, हमारा 1.5 साल के बाद हुआ। और अच्छा, 70 साल के बाद भी जो संविधान संशोधन हुआ अमेरिका में, तो उसमें उन्होंने नागरिकों के अधिकारों का विस्तार किया, अधिक स्वतंत्रता देने के लिए संविधान संशोधन किया। हमारे पास तो हमारे पूरे स्वतंत्रता को मार ही डाला पहले संविधान संशोधन में। ये सारे संशोधन जो हैं, इसके बारे में हम लोगों की एक पुस्तिका है, उसमें पूरे विस्तार से दिया हुआ है कि कितने संशोधन हुए और उसमें किसानों के लिए कैसा कैसा उसका नुकसान हुआ।
किसान विरोधी कानून नाम से हिंदी, इंग्लिश और मराठी में वो पुस्तक उपलब्ध है। छोटी सी पुस्तिका है, 60-70 पेजेस की। उसमें इन सारी चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। तो यहाँ समय की सीमा होने के कारण मैं पूरे विस्तार से आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझसे, दिनेश भाई के पास मेरा फोन नंबर है, तो आप वहां से भेजिए, मैं आपको पीडीएफ फ्री में भेज दूंगा। वो कानून, संविधान संशोधन के कौन कौन से संविधान संशोधन का कैसा कैसा एडवर्स इफेक्ट किसानों के ऊपर हुआ, इसकी चर्चा वो पुस्तिका में की गई है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था सीधा कि ऐसा जिसमें डायरेक्ट अपने को समझ में आया कि ये संशोधन से किसानों को नुकसान हुआ, वो एक आध दो बताओ ना आप। भाई ये तो मालूम, ये तो अरे प्रक्रिया भाई, चलती रही है। भाई मैंने 3 संशोधन आपको आप पूरे भाषण में बताए, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी असर है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि संविधान में ऐसे कानून का ऐसा प्रोविजन कर देना कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसका किसान के ऊपर क्या असर होता है, ये आप समझ रहे नहीं। ये इसके इसी के लिए तो अध्ययन की आवश्यकता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आवश्यक वस्तु कानून लाने के लिए उन्होंने 7वीं अनुसूची में क्या संशोधन किया, फिर आवश्यक वस्तु कानून आया, उसके कारण क्या क्या इफेक्ट हुए, ये सारी क्रोनोलॉजी, ये एक क्रमबद्धता है। तो वो क्रमबद्धता को समझना यही तो आवश्यक है। अब एक छोटे से आधे घंटे के भाषण में मैं पूरा वो क्रम नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो बताने के लिए मेरे को अब जैसा आवश्यक वस्तु कानून है, इसका किसानों की कीमतों के ऊपर, अनाज की कीमत के ऊपर कैसा असर पड़ा, ये कानून बनने के कारण दूसरे कौन से कानून बने, जैसा मार्केट कमेटी एक्ट बना, जैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट बना, ऐसे कई कानून बने कि जिसका मदर ऑफ द लॉ जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसके जो लाने के लिए आपको 7वीं अनुसूची में संशोधन कर, ये सारी क्रम जो है वो खुल जाएगा। लेकिन वो सब बताने के लिए तो बहुत समय लगेगा, पूरे ग्रेजुएशन का विषय है वो लॉ में। वो धन्यवाद जी, आदरणीय धन्यवाद अशोक भैया। और मैं आगे आदरणीय पतंजलि से हमारे योगाहार कार्यक्रम से आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपना बात रखिए। जी, आदरणीय अमर हबीब साहब को राम राम। और आपने जो संशोधन की बात कही है, मेरा सवाल पहला है कि ये संशोधन कब हुए हैं, किसके शासन में हुए, जब सरकार कौन थी देश में? पहला संशोधन 1951 में हुआ। उसके बारे में बताया कि एडहॉक सरकार थी। और आपको तो ये मालूम होगा ही है कि पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मैं बहुत आदर करता हूं उनका, लेकिन उन्होंने ये जो किया ये गलत काम किया, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में नेहरू जी का योगदान, उनका आजादी के आंदोलन में का योगदान बहुत बड़ा था। तो मैं संशोधन की बात कर रहा हूँ कि संशोधन कब हुए, बात समय हाँ, बताइए। मैं बताया ना, एक हुआ 1951 में हुआ, तो आप देख लीजिए कि नेहरू जी थे। 1955 का हुआ, उस समय भी नेहरू जी थे, क्यों तो नेहरू जी का देहांत 1964 में हुआ, तब तक वो प्रधानमंत्री थे। और तीसरा जो संशोधन बताया मैंने, इमरजेंसी में हुआ, उस वक्त इंदिरा गांधी थी। जी, इसके बाद तो कोई संशोधन नहीं हुआ ना? हुए हैं जी, बताइए। जीएसटी का संशोधन जो हुआ मोदी के जमाने में हुआ, और वो भी किसानों के लिए बहुत हानिकारक है। इसके पहले जब जो संशोधन हुए हैं, जब उस समय अपन ने मांग नहीं उठाई है, आज हम जो इस सरकार को कोस रहे हैं लगातार, और इस सरकार में जो संशोधन जो किसानों के खिलाफ जो आपने बताए हैं, निश्चित अपन किसान हैं, उनमें संशोधन जो आपने प्रस्ताव दिया है वो सरकार के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो किसान आंदोलन हुआ, क्या वो किसान आंदोलन इस प्रकार से क्या उचित था कि आज मोदी सरकार को जो है कोसा जा रहा है? क्या मोदी सरकार ने संशोधन किए हैं? जो सरकार पुरानी सरकार ने किए उसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया गया, और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया तो उसका रूप जो गलत दिया गया, जिससे किसानों की छवि खराब हुई है। इससे में आपका क्या कहना है? इस सरकार के हाथ भी खून से लथपथ हैं, मोदी के भी। मोदी और शाह का जो सरकार है ना, इसको मौका था ना, रोज उठते बैठते हुए वो नेहरू को गाली देता है, तो नेहरू के बनाए हुए कानून क्यों चलाता है?
वो कानून उसने रद्द कर देना चाहिए था ना। आप 370 तो रद्द कर दिए, आपको किसानों के कानून नहीं दिखाई दिए रद्द करने के लिए। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, मोदी जी से बोल रहा हूं मैं, उनको हिंदू मुसलमान करना है, उनको किसानों के प्रश्न हल करना नहीं है। ये 10 साल में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, ये नहीं दिखाई दिया उनको कभी। सब एक जैसे ही है, चट्टे बट्टे हैं ये, नेहरू हो या मोदी हो, ये सारे लोग जो हैं वो किसानों के विरोध में हैं। इनको किसानों के कानूनों के, किसानों की आजादी के से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए जो नेहरू, अब नेहरू तो मर गए ना, मैं जाके क्या लड़ूं उससे, वो तो खत्म हो गई बात। आज तेरे हाथ में हमने सरकार दिया, काय के लिए किसानों ने इनके हाथ में सरकार दिया था कि ये किसानों के लिए अच्छे दिन लाएंगे। ये अच्छे दिन है कि हमारे महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान मेरे बीड जिले में लगभग 150 किसानों ने आत्महत्या की चुनाव के दौरान, ये लोकसभा के। अरे आपको सरकार चलाने के लिए आए तो आप तो वही कदमों पे चल रहे हैं जिन्होंने हमको लोन दिया है, आप भी वही रास्ते पे चल रहे हैं। भारत में पूरे भारत देश में सिर्फ बीड जिले में ही किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बीड जिले में ही नहीं कर रहे हैं, कई राज्यों में कर रहे हैं। बताइए, कोई आंकड़ा है? आप जो है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की एक वेबसाइट है, आप उस पे जाइए। वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट से कोई ये टेक्निकल, हम ये जो बीड जिला को लगातार महाराष्ट्र के बीड जिले को आगे किया जाता है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बीड जिले में किसान आत्महत्या कर रहा है, तो एक भारत में सिर्फ बीड जिला कई जगह पे कर रहा है, कई जगह पे कर्नाटक में आत्महत्या होती है। मैंने कल का भाषण, कल नहीं थे शायद आप, हम थे, पूरा तो कल हमने बताया कि किन किन राज्यों में आत्महत्या होती है। आदमी किन राज्यों में नहीं होती, कश्मीर और बिहार का मैंने जिक्र किया, और वो क्यों नहीं होती उन राज्यों में, ये भी मैंने बताया। कश्मीर की आपने जो बात कही है, कश्मीर की 370 धारा हटाई, कश्मीर में जब जो है सेना को वहां मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ अरे भाई सेना को मारा जाता है, किसान मर रहा है ना यहाँ पर, यहाँ तो कोई आपत्ति का, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं ना आपको ये कानून रद्द करने से। वहां तो संघर्ष है, वो कीजिए, मैं उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये कि 370 आप रद्द कर सकते हैं संविधान का, तो आप पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों नहीं रद्द कर सकते? सारी बातें जो किसान की बात की आपने की है, किसानों के संविधान की बात की है, किसानों की, ठीक है, आपका कहना उचित है, लेकिन किसानों के नाम पर जो आपको पीड़ा है प्रधानमंत्री मोदी से, जो पीड़ा है सरकार से, वो उजागर करिए। किसान के नाम पर क्यों कह रहे हैं? सीधी बात करिए ना कि इस सरकार से हमें ये पीड़ा है। हमको किसान के मुद्दे से लेके सब सरकारों से पीड़ा है। ये राक्षस हैं। सरकार का मतलब सरकार कोई भी सरकार फिर आपने आंकड़े बताए, मेरा निवेदन सुनिए, आपने आंकड़े बताए, किसान के हित में क्या कार्य किया आपने, क्या सहयोग किया उनको, किसानों को क्या मोटिवेट किया आपने? इसके लिए एक अलग से भाषण रखिए, मैं करता हूँ। जी बिल्कुल रखेंगे, आपसे बिल्कुल रखेंगे कि किसान के हित में क्या किया आपने। आपने उनको बता दिया कि ये संशोधन गलत है, ये संशोधन गलत है, ये संशोधन गलत है, ये ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूँ इस सरकार ने नहीं किए हैं, वो संशोधन उस सरकार ने किए हैं जिस सरकार की आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप और किसानों के हित में अपन को और क्या करना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। जी आगे बहुत हैंड्री से मैं चाहूंगा कि उनके भी आप जो है सवाल ले लें। जी धन्यवाद आदरणीय भैया, और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय। जी धन्यवाद। हमने पूर्व में भी इस सदन में चर्चा की थी कि हम सब तरह के विचारों को आदर पूर्वक सुन करके उस पर फिर हम विचार विमर्श करने की एक परंपरा योगाहार कार्यक्रम में बनाएंगे। तो इसी परंपरा का ध्यान में रखते हुए हम हबीब जी को फिर से सुनना चाहेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल जो है ना वो टच से हम दूर रहें, क्योंकि उससे हम भावनाओं में बह जाते हैं। उसमें हम किसी भी प्रकार के हम केंद्रित करें अपने आप को समस्या के ऊपर और उसके समाधान के ऊपर। मेरा यही निवेदन है। आगे भी जब हमारी चर्चा होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा हुआ है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अब जो वर्तमान स्थिति है उसको, स्थिति को एक ट्रांसपेरेंट रूप से, एक निष्पक्ष रूप से हम सिटीजन के रूप में देखने का प्रयास करें। एक नागरिक होने के नाते, चाहे वो नागरिक अपने आप को हम किसान माने और महिला माने,
और भी अन्य तरह से माने, एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति माने, या किसी भी तरह से एक वैज्ञानिक के रूप से माने, हम अपने आप को एक सिटीजन की तरह मानते हुए अपने जो अधिकार हमें दिए हैं, सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान हमारी क्या स्थिति है, और इससे अच्छी अगर स्थिति किसी भी देश में है जहां पर उनको द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जाती हैं, वो क्या है और क्या हमें उस तरह बढ़ना चाहिए या कुछ हमें नए तरीके से कुछ सृजन करने की आवश्यकता। इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हम अपने आप को किसी भी तरह के उससे बचाते हुए हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से मैं सादर निवेदन करती हूँ, आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद रंजना जी। मैं पवन सर की जो बात है उन्होंने बुनियादी बात बोल दी, उसी लाइन पर मैं बात करने वाला था कि सरकार किसकी, कौन से नेता की, उस पर हम जाने की जरूरत नहीं है। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर बोलते हैं। दो प्रकार की बदलाव होते हैं कि एक तो होते हैं है वैसे ही नहीं, कुछ छोटी मोटी चीजें करो, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेवा, सर्विस, वो सर्विस सेक्टर की बात करना। और एक दूसरा चीज होती है जिसमें परिवर्तन है, रिफॉर्म्स होते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है, रिफॉर्म का काम है कि व्यवस्था में बदलाव आएंगे तो ही परिस्थिति बदलेंगी, वरना आज की परिस्थिति है उसमें उथल पुथल है, छोटे मोटे बदलाव करने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये दो पहलू है परिवर्तन के। तो निश्चित रूप से यह पहलू जो है ये व्यवस्था परिवर्तन का पहलू है, और इसके लिए कहाँ से व्यवस्था को खराब किया गया और उसको सुधार करने की जरूरत क्या है और उसके क्या पहलू होंगे, और उसके बदलाव लाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शासन स्तर पर किन पहलुओं को छूना पड़ेगा, किस प्रकार के निर्देश देने पड़ेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीजों को देख के यह सब चर्चा होनी चाहिए। और इसी के लिए पवन सर ने जो बोला वही बुनियादी बात है कि भी हम सरकार किसकी इसके बारे में नहीं बोलेंगे। हमको सरकार नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार आज एक ही है, कल भी की रहेंगी, लेकिन जो भी सरकार है वो सरकार ने अगर गलत व्यवस्था की है तो व्यवस्था को सुधारना करने का जो मंशा होती है, काम होता है, वो भी सरकार का होता है। तो निश्चित रूप से इन सब पहलुओं पे चर्चा भविष्य में होंगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर। और मैं आगे डॉक्टर रोशन लाल जी का हैंड राइज है। जी स्वागत है डॉक्टर रोशन लाल जी। धन्यवाद हबीब साहब, और सभी को प्रणाम। आपकी आवाज कम आ रही है। सभी को साहब को भी प्रणाम। और निश्चित रूप से चर्चा अच्छी दिशा में चल रही है और सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, और समझने के लिए हमको अध्ययन की ज्यादा आवश्यकता होती है। मेरा ये मानना है कि अध्ययन ज्यादा करें, और अध्ययन करेंगे चीजों को। वॉल्यूम खोलिए डॉक्टर साहब, वॉल्यूम खोलिए, आप अपना तेज बोलिए। वो क्या है कि थोड़ा वॉल्यूम खुला है, सिग्नल प्रॉब्लम है उनकी, ऐसा लगता है। वॉल्यूम तो खुला है। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही अब आवाज? मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम अध्ययन पर ज्यादा जोर दें। हम प्रयास ये करें कि चीजों को और पढ़ें और समझें। हम जितना अध्ययन करेंगे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारे विचारों की जो प्रौढ़ता है वो बढ़ेगी, और निश्चित रूप से हमारे सदन के सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, और जो भी बातें हमारे उनको और अध्ययन करें और चीजों को और व्यवस्थित तरीके से हम समाज को, निश्चित रूप से ये समाज, ये हमारा किसान जो जनक चीजों का उसको सपोर्ट मिलेगा और हमारा ये कारवा आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी का पुनः अभिनंदन, और चर्चा बड़े अच्छे उसमें चल रही है, और ऐसा ही सौहार्द और वो बना रहे, यही अपेक्षा। जी ओम। जी जी धन्यवाद, बहुत सुंदर आदरणीय रोशन लाल भैया। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया से
फिर से निवेदन करती हूँ जी। जी मेरा निवेदन है आदरणीय अमर जी से, इनको हम और सुनेंगे अभी, और लगातार जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा है हम सुनेंगे, परंतु जो राजनीतिक इसको हम इस संवाद को हमने सरकार को और उसका रूप दिया है, जैसे आपने कहा है कि मोदी के हाथ खून से लगे हुए हैं, जिनके हाथ खून से लगे हैं उनका आपने जिक्र नहीं किया है, मोदी का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे जो है पॉलिटिक्स में बात आ जाती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप किसान की समस्या का और उसका समाधान बताएं, और आप ये बताएं कि अपन कैसे उसको समाधान कर सकते हैं। ऐसा हमारा निवेदन आपसे है कि ऐसा किया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मानसिकता का हमको पता पड़ जाएगा, हम एक भी बात आपकी नहीं मानेंगे कि आपको सिर्फ मोदी खल रहे हैं और आप उनको फिर से पुनः बिठाना चाहते हैं जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। भाई इसके बाद सरकार किसकी है? कांग्रेस की, और कांग्रेस ने ये कानून आप खुद बता रहे हैं कि इन्होंने बनाए, तो उसी को फिर बिठाना चाहते क्या आप? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इसका समाधान क्या हो सकता है ये बताएं। भाई आपको शायद पता नहीं है कि इमरजेंसी में 19 महीने मैं जेल में था। इंदिरा गांधी के दौर में 19 महीने मुझे जेल में रखा गया था। अब किसकी बात कर रहे हैं? मेरे लिए तो दोनों भी एक जैसे ही है। जी आप इस तरफ कह रहे हैं कि मोदी के हाथ खून में लगे हुए हैं, और उस तरफ आप कह रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूं, मैं यही कह रहा हूं कि हमें किसानों की समस्या का समाधान का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, वो कैसे हो सकता है, ये हमारा निवेदन है। जी आदरणीय दिनेश जी का ले लीजिए सवाल, और ये वार्ता निश्चित जारी रहेगी आगे, जैसा आदरणीय पवन जी का निर्देश हुआ है। ओम जी मेरे ख्याल से आदरणीय पवन सर का भी हैंड रेज है, कृपया। पवन कुमार जी, आदरणीय पवन कुमार सर। हेलो जी, आदरणीय पवन कुमार। हाँ जी जी जी, मैं मुझे ये कहना है कि जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमें हर चीज के बारे में हर तरह के विचारों को सुनने का इस मंच पर हम खुलापन रखें, चाहे वो क्रिटिसिज्म वर्तमान सरकार का ही क्यों नहीं हो, चाहे वो मोदी जी का भी क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट है? तो हमें उनको भी क्रिटिसाइज करना, और इमरजेंसी जैसी हालत तो है नहीं कि अभी आपको 19 दिन के लिए जेल में डाल देंगे, कि आपने उनका क्रिटिसाइज कर दिया तो जेल में डाल दिया। कांग्रेस के टाइम में ये समस्या थी, आप 19 महीने रह करके आए, यहाँ तो आपको एक दिन भी जेल में नहीं डालना है। तो हम उनको क्रिटिसाइज करें, उस समय आपने क्रिटिसाइज किया था इंदिरा गांधी को और इमरजेंसी को, तो आपको 19 महीने का वहां पर क्या कहते हैं एक अनुभव मिल गया। लेकिन यहाँ तो वो भी अनुभव नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कह रहे हैं आप स्वतंत्र है, तो यहाँ पर स्थितियां अलग हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम क्रिटिसाइज तथ्यों के साथ करें, हम विचारों को अपने उसके साथ रखें, बेतुके तरीके से हमने क्रिटिसाइज नहीं करना है। वर्तमान सरकार को भी क्रिटिसाइज करने का नागरिक का हक है, हर एक नागरिक का हक है कि वो अपनी बात कहे, अपनी बात को और उसको तथ्यपूर्ण तरीके से करे, एक सभ्य तरीके से उसकी बात कहे, भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहे। बिना भावनात्मक रूप से बहते हुए हमें हर काम को, क्योंकि अभी मैं सोचता हूँ, मैं अश्विनी वैष्णव जी को, अश्विनी जो है ना वो वकील हैं, जो बहुत समय से पिछले 10 साल से तो वो कहते आ रहे हैं, उससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो पुराने कानून है उसमें संशोधन होना है, और पिछले 10 साल से वो प्रखर रूप से अपनी बात कर रहे हैं। इस बार कह रहे थे कि शायद उनको लॉ मंत्री बना देंगे, ऐसी बात भी मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही, लेकिन अभी तो बने नहीं है। तो इसलिए जो पुराने कानून है उसका, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि प्रत्येक कानून की अपनी और परिस्थिति के अनुसार एक टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन में एक उसकी आयु होती है। जब उसकी आयु खत्म हो जाती है उस कानून की, और ज्यादातर लोगों के लिए वो लाभप्रद नहीं है, उसमें संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार ने उस टाइमलाइन को नहीं समझा है, उस चीज का अध्ययन नहीं किया है और उसमें संशोधन नहीं किया है, तो ये उसकी नाकामी है। ये सबकी नाकामी के रूप में भी देख सकते हैं, कम से कम चर्चा तो कर ही सकते हैं इस बारे में, क्योंकि इसका कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा है। तो हम वर्तमान स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखते हुए कोई भी चीज जो सुधार जिसकी गुंजाइश है, उस सुधार की गुंजाइश की संभावनाओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। उस संभावनाओं की बात तभी कर पाएंगे जब आप उन कानूनों को पढ़ेंगे। मैंने भी नहीं पढ़ा अभी, अध्याय 9 मैंने भी नहीं पढ़ रखा है, तो मैं भी, जैसा मैंने कहा है, मैं भी उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि वो सेक्शन 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें ये 250 कानून के बारे में आज जिक्र किया गया था, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और अगली बार जब आप आए तो उसको पढ़ करके आए, और भावनाओं में बिल्कुल नहीं, भावनाओं में बहेंगे उसका कुछ फायदा नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है।
लेकिन हम तथ्यपूर्ण तरीके से केवल एक ही दिए है कि इस देश के रहने वाले नागरिकों के अधिकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कमी है और इसमें क्या चीजों का बदलाव या संशोधन या जो है नई चीज कुछ इसमें जोड़नी है, तो इसकी तरफ हम बढ़े। हम इसको राजनीतिक रूप से बिल्कुल नहीं देखें, उसका चश्मा नहीं लगाएं। हम अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखें कि मुझे नेहरू जी अच्छे लगते हैं, मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं, मुझे इंदिरा गांधी अच्छी लगती है, उस दृष्टिकोण से भी नहीं देखें। अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से नहीं देखें, एक सिटीजन के रूप में देखें, एक आम आदमी के रूप में देखें, एक महिला के रूप में देखें। अपने आप को एक महिला समझो और सोचो कि उसके अधिकार अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, उसको क्या अधिकार होने चाहिए। एक किसान की वर्तमान स्थिति, किसान का मतलब छोटा किसान जो कि सबसे ज्यादा जिसका शोषण हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी स्थिति में क्या बदलाव करने के लिए और जगह पर क्या किस तरह के प्राविधान है, उसके लिए हमें क्या वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ते हुए क्या करना चाहिए। इतिहास को हमने बहुत देख लिया, हमने बहुत चर्चा कर ली और ये एंडलेस है, इसमें कोई अंत नहीं है इसका। तो हम इन अंतहीन बातों में के चर्चा में नहीं रहे कि ये अच्छा है, ये खराब है। अब इमरजेंसी के टाइम पर तो मैं देखूं, मुझे लगता था, मैं बहुत छोटा था और मुझे लगता था कि जो भी इंदिरा गांधी ने किया सही किया, अपनी जितनी भी समझ थी, छोटी मोटी जितनी भी समझ थी। अब मैं उस चीज से ये थोड़ी कहूंगा कि आज जो है मुझे उसके तुलना में मोदी जी अच्छा लग रहे हैं, और उस समय मुझे तो इंदिरा गांधी अच्छी लगती थी क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा था। अगर कुछ दिखने लायक था भी तो उसको लिए सेंसरशिप लग गई थी, तो हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। हम अपने ही उसमें कुएं में बैठे हुए थे, उसके बाहर नहीं निकल पाए। हमें कांग्रेस बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि सब लोग कांग्रेस को ही वोट करना चाहिए वाला जो नसबंदी का एक कार्यक्रम चला था कि आबादी कंट्रोल करने के लिए, वो चीज बड़ी अच्छी लगी कि हाँ जी आबादी ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो चीज अच्छी लगी। समय समय की परिस्थिति है, समय समय की स्थिति है, अपनी अपनी सोच है। तो उस अतीत को नहीं देखते हुए हम वर्तमान स्थिति को समझते हुए अपने आप को दूसरों के पैरों में रखते हुए आगे कुछ बढ़ने का प्रयास। ये धन्यवाद। जी जी धन्यवाद, अतिशय सुंदर सर, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। और मैं हमारे सदन में से हमारे आज के हमारे मुख्य वक्ता जी का फिर से जीवनमय संघर्ष है वो आप अपनी बात एक दिन फिर से रखेंगे, और मैं आदरणीय दुबे सर का हैंड राइज है, एक बार उनसे फिर से एक बार लेती हूँ। दुबे सर अपनी बात रखिए। दिनेश जी का ले लो पहले, दिनेश जी का। जी जी आदरणीय जी 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 आदरणीय, धन्यवाद दीदी। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि योगाहार एक दर्पण बनेगा जहाँ हम संयमित रूप से अपनी बातें रखेंगे भी और सुनेंगे भी। वास्तव में अभी अगर हम ये देखें पिछले 3 वर्षों का एक रिकॉर्ड, तो हमने बातें देखी हैं, सुनी हैं। हालांकि मुझको कोई भी प्रिय लगता हो, लेकिन वो प्रियता मैं अपने दिल में रख करके किसी के प्रति कटुता भी व्यक्त नहीं करता, और कटुता व्यक्त करना भी ये प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये आहार जीवन शैली को सुधारने की या समरूप से आगे बढ़ने की एक परंपरा इस मंच पर बड़ी है। ये बात अच्छी है कि हम अपने संविधान को, अपने आबो हवा को, अपने देश को समझें और बार बार समझें, तो ये अच्छा ही है। चाहे और ये बात भी कि हम किसी के अनुभवों को सुन रहे हैं, उसमें कटुता भी आना या फिर उसमें मीठापन आना समय काल परिस्थिति को देख के है। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए।